students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem. So continue with the same topic of colligative properties. Today we are going to discuss about the third colligative property, and that is depression in freezing point. Okay. Before I talk about depression in freezing point, let us discuss what is freezing point. Okay. When solid and liquid are in equilibrium, this is called freezing point. Means it is possible only if they are having same vapor pressure. कोई भी लिक्विड फ्रीज कब करता है? जब उसके इंटरनल वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड का दोनों आपस में बराबर हो जाए. मींस अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर लिक्विड, वाटर आइस. तो वाटर लिक्विड आइस में कन्वर्ट कब होगा? जब लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? जो सॉलिड वाटर का होता, मींस आइस का वेपर प्रेशर होता. तो जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया तो फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो फ्रीजिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर at which internal vapor pressure of a liquid becomes equal to vapor pressure of its solid. Right? तो उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. अब जैसे हम सिंपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ले तो दिस इज 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस. इसी तरीके से डिफरेंट सॉलिड्स जो हैं, डिफरेंट लिक्विड्स जो हैं, जब अपनी सॉलिडिफाइड फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं, दे आर हैविंग different freezing points. Now what is the meaning of depression? Okay. अगर हम किसी लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वाटर. एक तरफ मेरे पास है सिंपल वाटर, प्योर सॉल्वेंट इज वाटर, दिस इज कंपोनेंट ए. और दूसरी साइड मेरे पास बन गया सॉल्यूशन जिसके अंदर मैंने वाटर प्लस लेट इट बी शुगर ऐड कर दी. मैंने वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दी. शुगर इज ऑल्सो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. अब ये दोनों कंटेनर, दोनों सेम साइज के कंटेनर्स लिए हमने, और एक के अंदर है हमारे पास प्योर लिक्विड और एक के अंदर है सॉल्यूशन. और आप इसको दोनों कंटेनर्स को फ्रीजर में रख दीजिए फ्रीज होने के लिए, और आप देखेंगे जिसके अंदर आपने शुगर मिक्स करी होगी या सॉल्ट मिक्स किया होगा, इट विल टेक लॉन्गर टाइम फॉर इट्स फ्रीजिंग. ये ज्यादा टाइम लेगा फ्रीज होने के लिए. प्योर वाटर जो है वो पहले फ्रीज कर जाएगा. मींस अगर प्योर वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जो सॉल्यूशन है इट विल फ्रीज मे बी एट -2, -4, -10 डिग्री. ठीक है. तो हुआ क्या? डिप्रेशन. अब जैसे मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था, वो नीचे से ऊपर जाता है, मींस एलिवेट होता है. डिप्रेशन कहां बनता है? जब आप इधर देख रहे हो तो ऊपर से नीचे को, जो यहां पे एंगल बनता है ऊपर से नीचे को. तो अब डिप्रेशन मतलब हाई से लो पे आना, राइट, ऊपर से नीचे को उतरना. तो यहां पे क्या है? प्योर लिक्विड का टेम्परेचर ऊपर रह जाएगा और सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो इससे भी नीचे चला जाएगा. मींस नॉर्मल वाटर जो है इट फ्रीजेज एट 0. तो अगर वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो वो हो सकता है -2 पे फ्रीज करे या -4 पे या -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी कहां काम आती है ना? हमें ये लगता है कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं, ऐसे ही है, बुक में लिखी है तो हम पढ़ रहे हैं. इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा यूज होती है ये प्रॉपर्टी. ठीक है. आप सभी कुल्फी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और जितनी बड़ी बड़ी शॉप्स रहती हैं उनके वहां पे क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल फ्रीजर्स होते हैं ना, बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं, बिजली से चलते हैं. और जिस दिन लाइट नहीं होती है वो लोग आइसक्रीम सेल भी नहीं करते हैं कि नहीं हम उसको ढक्कन को नहीं खोलेंगे, आइसक्रीम पिघल जाएगी. लेकिन आपने अपने स्कूल के बाहर देखा है कि अंकल वो कुल्फी का डब्बा सा उठा के लाते हैं,
कहाँ से लाते होंगे, पैदल चल के आपके स्कूल तक आते हैं, आपके गांव गांव तक पहुंचते हैं, लेकिन वो कुल्फी तो एज इट इज होती है। और वो जो कंटेनर उठा के चलते हैं अपने सिर पे या अपने साइकिल पे, उसके अंदर तो बिजली का तार भी नहीं होता। तो उस कंटेनर के अंदर, उस डब्बे के अंदर वो कुल्फी और या वो आइसक्रीम्स उन्होंने किस तरीके से रखी होती है कि वो पिघलती ही नहीं है। आप दुकान से आइसक्रीम लेकर आए, घर तक आते आते वो पिघलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या उन्होंने डाला होता उस बॉक्स के अंदर? ओके, आप लोगों ने गर्मियों में वो रॉकेट वाली कुल्फी खाई होगी जो आयरन के केस में बनाते हैं, है ना, लंबा सा उसमें एक स्टिक सी लगा रखी होती है, फिर उसको निकालते हैं तो कुल्फी उसके साथ, मिल्क वाली कुल्फी उसके साथ बाहर निकल आती है। तो वो उस लकड़ी का जो कास्ट बना होता है, जो उस बंदे की रेडी होती है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज भरी होती है? बिकॉज दैट इज ऑल्सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वो जो रेडी लेके चल रहा होता है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी नहीं होती। हो सकता है आप में से किसी ने कभी पूछा भी हो, नहीं पूछा है तो अब जब आपको कुल्फी वाले अंकल मिले तो आप उनसे जरूर पूछिए कि हमें ढक्कन खोल के बताओ इसके अंदर आपने क्या रखा है कि जिसके अंदर आप कुल्फियां रखते हो और वो पिघलती ही नहीं है। ओके, सस्पेंस खत्म करते हैं। उसमें क्या डालते हैं वो? सिंपल सोडियम क्लोराइड, नमक और आइस। नमक जरूरी नहीं है कि किसी हाई कंपनी का लेना है, टाटा का ही चलेगा या कोई और, नो नीड। दुकान के ऊपर जो बोरियों में भर के नमक आता है ना, जो आयोडाइज्ड भी नहीं है, मोटा वाला नमक, टुकड़ीदार नमक होता है, ठीक, तो उस नमक को लेते हैं, पीसीस पीसीस होते हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल से होते हैं, उसको लेते हैं और बर्फ लेते हैं, दोनों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं, क्रश करके ऐसे मिक्स कर देते हैं और वो एक फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है। ये दोनों जब मिलते हैं दे फॉर्म अ फ्रीजिंग मिक्सचर। और ये मिक्सचर क्या करता है? सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस आइस के अंदर, प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन आइस क्या हेल्प करता है? आइस क्या है? डेफिनेटली इट इज वाटर, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखना, जो टेम्परेचर किसी भी सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट बन जाता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उल्टा चले, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से हल्का सा टेम्परेचर अप हुआ नहीं, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 0 डिग्री इन बिटवीन दोनों के लिए कॉमन रहता है, आइस के लिए वो मेल्टिंग हो जाता है और वाटर के लिए वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो 0 पे फ्रीज होना चाहिए था, इट फ्रीजेज एट 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, -10 पे उसने इसका आइस का टेम्परेचर कहां डाउन कर दिया? -10 हो गया। अब अगर इस आइस को पिघलना है तो कहां तक आना है? 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो इट इज हैविंग अ टाइम लैप ऑफ 10 डिग्रीज। तो सुबह वो लोग भरते हैं अपने कंटेनर को, शाम तक उस कंटेनर के अंदर ठंडक वैसी की वैसी बनी रहती है। कितनी बार वो उस ढक्कन को खोलते भी हैं, लेकिन वो 10 से 12 घंटे तक वो मिक्सचर जो है वो चल पड़ता है। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेरी वेरी हेल्पफुल। जितनी भी कोल्ड रीजन कंट्रीज हैं, रशिया है या और भी कंट्रीज हैं जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, वो लोग क्या करते हैं? स्नो के सीजन में रोड साइड्स के ऊपर जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, नमक, उसको स्प्रिंकल कर देते हैं। उससे क्या होता है? बाकी जगहों पे तो बर्फ टिक जाती है, लेकिन सड़क के ऊपर बर्फ नहीं टिकती है। क्यों? बर्फ कब टिकती? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन नमक की वजह से क्या होता है? जैसे वो नमक के कांटेक्ट में आती है, सोडियम क्लोराइड के कांटेक्ट में वो आइस के छोटे छोटे फ्लेक्स आती हैं, तो वो पिघलती जाती हैं, वो फ्रीज नहीं करती हैं। कब फ्रीज करेंगी? जब बाहर का टेम्परेचर -10 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस क्या करेगी? आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगी, उसके नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको फ्रीज नहीं होने देगी। तो ये इसकी यूजेस हैं। एक और यूज बताती हूं आप लोगों को।
हमारी गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां हैं, आपको पता है इसमें रेडिएटर्स में पानी डाला होता है, ठीक है, उसके इंजन को ठंडा करने के लिए। तो मैं अपनी कंट्री की बात करूं, लेह लद्दाख के अंदर हमारी आर्मी रहती है, राइट, कुछ और लोग भी रहते हैं। तो अगर गाड़ियों के अंदर पानी है रेडिएटर्स के अंदर, तो वो तो फ्रीज कर जाएगा सर्दी के दिन में। मतलब इतना लो टेम्परेचर चला जाता है, कुछ एक प्लेसेस पे तो -40s में रहता है, लेकिन गाड़ियां सामान लेके वहां पे भी पहुंचती हैं। तो रेडिएटर्स के अंदर अगर वो पानी जम जाएगा तो इंजन सीज कर जाएगा, गाड़ी चलेगी ही नहीं। लेकिन गाड़ियां वहां चलती हैं, इंजन सीज नहीं करता। रीजन, गाड़ियों के रेडिएटर्स के अंदर एक कंपाउंड डाला जाता है जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है, एंड दैट वाइडली यूज्ड एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन इज, उसको हम बोल देते हैं एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर, दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। ये रहा उसका फॉर्मूला, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये गाड़ियों के रेडिएटर्स में मिक्स किया जाता है। जरूरी नहीं कि जो गाड़ियां वहां जाती हैं उसी में मिक्स करते हैं, जो हम लोगों की गाड़ियां हैं उसमें भी मिक्स किया जाता है। ये एक तरफ प्योर वाटर रहता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कूलेंट, ठीक है। तो इट हेल्प्स, कूलेंट जो है वो गाड़ी के इंजन को कूल करने का काम करता है। और जितनी भी कोल्ड रीजन एरियाज हैं, गाड़ियों के रेडिएटर्स में डाले गए पानी के अंदर इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स कर दिया जाता है, सो दैट जो पानी है वो फ्रीज ना करे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्राफिकली, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए हम इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कर्व है ए बी, दिस इज वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और यहां पे आके ये सॉल्वेंट फ्रीज कर गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, दिस इज T0 F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब अब यहां पे फ्रीज कर गया तो टेम्परेचर तो और डाउन जा सकता है। तो इसके आगे का कर्व, लेट इट बी ए बी एंड दिस इज सी। तो ये किसका कर्व है, दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा, सॉलिड प्योर सॉल्वेंट। यहां तक क्या था, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड, यहां आके वो फ्रीज कर गया एट पॉइंट बी। और इस फ्रीजिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, इट विल बी कॉल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर से कम होता है, ठीक है। तो वो कर्व हमेशा इसके नीचे मूव करेगा। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूं पी से, तो ये कर्व इसके नीचे रहेगा, और करते करते ये यहां आके फ्रीज किया, क्योंकि ये सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व है। जैसे ही इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर पहुंचा, अब फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ गई, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। ये कर्व किसका है, सॉल्यूशन का। दिस इज वेपर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये देखिए प्योर सॉल्वेंट के बराबर आया, कौन से, सॉलिड के बराबर, तो ये भी फ्रीज कर गया। तो ये क्या वैल्यू आई, TF, क्योंकि ये किसका है, सॉल्यूशन का। नॉट लगाया है मींस किसका है, प्योर का। और जो इन दोनों में गैप आया, दिस इज डेल्टा TF, मतलब डेल्टा TF किसके बराबर आएगा। अब इनमें से दोनों में से बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, नेचुरली ये वाला जो राइट हैंड साइड पे होगा, तो इट विल बी T0 F माइनस TF। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऑल्सो इट वॉज calculated experimentally that
डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड स्मॉल एम इज मोलेलिटी। और आपको पता है अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूं इट विल बी के एफ एम, वेयर के एफ इट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक, CRYO, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन जैसे हमने एबिलियोस्कोपी की डेफिनेशन निकाली थी उसी तरीके से क्रायोस्कोपिक की, और एम यहां पे क्या है? मोलेलिटी। ठीक है, तो इफ m इज इक्वल टू 1 तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ गया? के एफ के बराबर। देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when molality of the solution is taken to be unity। ये सारे नोट्स आपको रिटर्न में मैं भेजूंगी जस्ट आपको समझाने के लिए। जैसे वहां पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से अब जैसे ABC सीरीज होती हैं तो किसी में अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की पूछी है तो दूसरी सीरीज में वो एलिवेशन की पूछ लेंगे। तो किसी भी कांस्टेंट की जब हम डेफिनेशन निकालते हैं तो उसको लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे? परे वाली साइड की सारी प्रॉपर्टीज को हम यूनिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए हमें ये शो करना है दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे बताओगे? वी नो दैट delta TF is equal to KFM, that is delta TF is directly proportional to molality, that is number of moles or number of particles, therefore it is a colligative property। क्योंकि colligative property कब होगी? when it depends upon number of particles। number of particles किससे रिलेटेड है? number of moles के साथ। और मोल किससे रिलेटेड है? मोलैलिटी के साथ। तो उधर भी हमने सेम किया था, इधर भी, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, सो इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगला स्टेप क्या होगा? हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। नाउ लेट अस कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो वी नो दैट delta TF is equal to KFM and M is equal to molality, और आपको पता है वो किसके बराबर होती है? WB upon MB into 1000 upon WA, number of moles present per kilogram of solvent। ओके, इसको पुट कर देते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB by MB into 1000 upon WA, where WB क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और KF आपको पता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा TF दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है जब आप फॉर्मूला लिखते हो ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, अब यहां पे एक तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर मास निकालना, इसको इधर ले आते हैं। MB किसके बराबर होगा? KF WB डेल्टा TF 1000 अपॉन WA। इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको एक न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं।
तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं. इट सेज 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. तो मैं साथ साथ लिखते जाती हूँ. WB कितना दिया है? 1 ग्राम. dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन मीन्स WA हमें गिवन है 50 ग्राम. lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. मतलब दोनों में डिफरेंस उसने दे दिया 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 kF. It is 5.12 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स. और हमें निकालना क्या है? MB. तो सब कुछ गिवन है. We know that delta TF is equal to KF WB upon MB into 1000 upon WA. वैल्यू पुट कीजिए. डेल्टा TF is 0.40, KF is 5.12, WB is 1, MB निकालना है into 1000 upon 50. ठीक है. MB निकालना है, इसको इधर ले जाते हैं. MB किसके बराबर आया? 5.12 अपॉन 0.40, ये इधर आ गया, इंटू 1 अपॉन ये 1 इंटू 1000 अपॉन 50. देखो यही रहा 5.12 इंटू 1000 इंटू 1000. MB उधर चला गया, 0.40 इधर और 50. ओके. ये डेसिमल इस डेसिमल के साथ खत्म, ये 0 इसके साथ खत्म, ये 0 इसके साथ खत्म. 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4. तो ये आया 512 अपॉन 2. तो दिस इज 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा. MB कितना आ गया? 256 ग्राम्स. द कैलकुलेशन इज टू सिंपल. और मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बताई थी कि इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को वैल्यूज इस ढंग से दी जाती हैं कि ये कट ही जाती हैं. सिंपल कैलकुलेशन रहती है. जो कुछ पूछा गया है, जो कुछ दिया गया है, उसको लिखते जाइए और उसके बाद वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर लीजिए. तो इस तरीके से MB. एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. ये कह रहा है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, डेल्टा TF. एंड सेकेंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मींस TF. और KF हमें गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके. तो जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं. WB कितना है? 45 ग्राम. और WA इट इज 600 ग्राम्स. ठीक है. और इथिलीन ग्लाइकॉल है तो MB किसका? इथिलीन ग्लाइकॉल का. तो दिस इज CH2OH CH2OH. तो 2 कार्बन है, 12 इंटू 2 24, 4 प्लस 6 हाइड्रोजन हैं, 16 2 जा 32. तो ये आ गया 62. तो MB कितना है? 62 ग्राम्स. ठीक है. ये इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है. तो इसका MB आ गया 62 ग्राम्स. ओके. और KF इट इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो डेल्टा TF निकालना है एंड दूसरा निकालना है TF. ठीक. और सबसे पहले TF निकालते हैं. TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. तो KF इज 1.86 इंटू WB इज 45, MB इज 62 इंटू 1000 अपॉन 600. राइट. तो मैंने 1.86 का भी हटा के नीचे 100 लगा दिया. वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा TF. ठीक है. ये दोनों जीरोस इसके साथ कैंसिल, ये सिंगल जीरो इसके साथ कैंसिल. ओके. अब देखते हैं 2 9 जा 2 3 जा 2 3 जा
2 1 जा, ठीक है। और देखिए अब ये आ गया 31 और ये 93, 31 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, ये देखो इसके साथ कैंसिल हो गया, 31 3 जा 93। ओके, अब यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 3 एंड 3, 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारे पास 4 2 जा 8 पॉइंट, ये आ गया आगे 10 हुआ, फिर से 4 2 जा 8 2 20, तो डेल्टा टीएफ कितना आ गया 2.25 केल्विन, ठीक है। तो अब हमें दूसरा इसने क्या निकालने को बोला है, सेकेंड इज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ए सॉल्व हो गया। अब मुझे पता करना है टी एफ कितना है। वी नो दैट डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, एंड फॉर वाटर टी नॉट एफ कितना होता है 273 केल्विन, ठीक है। और डेल्टा टी एफ आपने अभी निकाला, दिस इज 2.25 इक्वल टू 273 माइनस टी एफ इधर ले आओ, 273 माइनस 2.25, तो 273 माइनस 2.25, ठीक है, ये आ गया 072, तो टी एफ कितना आ गया 270.75 केल्विन। तो इस तरीके से दो चीजें उसने पूछी थी, एक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालिए, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अब आप ये सोचेंगे उसने प्योर का तो दिया ही नहीं था, देखो जब वो वाटर की बात कर रहा है तो कुछ चीजें बिल्कुल अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अगर वो एलिवेशन की बात करेगा तो टी नॉट बी होता 373 केल्विन। अब यहां पे क्योंकि ये वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है 273 केल्विन। तो इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए आप उसको अच्छे से सॉल्व करें। अच्छा, कुछ एक न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा वो आपको WB भी तो निकालने को दे सकता है, तो सेम ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, WB इधर रहेगा, बाकी सारे के सारे दूसरी साइड चले जाएंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ऐसा देखते हैं। अब देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मींस उसने WB ही नहीं दिया है, मोलर मास MB गिवन है 256 ग्राम्स, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन WA 75 grams, to lower its freezing point by 0.48 Kelvin, डेल्टा TF दे दिया 0.48 केल्विन और KF गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो पूछ रहा है मास निकालिए, क्वाइट सिंपल, वी नो दैट डेल्टा TF उसका फॉर्मूला लिखेंगे WB by MB इंटू 1000 अपॉन WA। अब न्यूमेरिकल से सिर्फ ये चीजें निकालनी, यही एक काम होता है, बाकी फॉर्मूला आपको आता है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ अ कंपाउंड, मोलर मास गिवन है, ये पता करना है किसमें घोला है 75 ग्राम बेंजीन के अंदर, और उसका बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिग्री लो हो जाता है, दैट मतलब दोनों का डिफरेंस दे दिया 0.48 केल्विन। ओके, नाउ डेल्टा TF इज 0.48, KF इज 5.12 इंटू WB मुझे निकालना है, MB इज 256 इंटू 1000 अपॉन WA इज 75, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करने लगी, ये डेसिमल मैंने इस डेसिमल से हटा दिया, इट कैन बी डन, क्योंकि यहां नीचे 100 आएगा, यहां नीचे 100 आएगा, तो जिसका भी 100 दूसरी साइड जाएगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इधर ही लेके आना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेती हूं 48,512 इंटू WB अपॉन 256 इंटू 1000 अपॉन 75। ओके, 25 3 जा 75, 25 4 जा एंड 0,
ठीक है। अब देखिए 256 वन जा, 256 टू जा, आ गया ये। 256 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 512। ओके, अब ये रहा WB 48 इक्वल टू 2 इंटू WB इंटू 40/3। अब मैं इसको इधर ही रहने दूंगी, बाकियों को दूसरी साइड ले जाती हूं। तो WB इधर रहा और इधर क्या आ गया 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40। ठीक है, तो ये आ गया 4 10 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो अगेन 2 1 जा 2 6 जा 12। तो ये आ गया 6 3 जा 18 बाई 10 WB। तो कितना आ गया WB 1.8 ग्राम। कैलकुलेशन करने का तरीका सबका अपना अपना हो सकता है। मुझे जिस तरीके से आसान लगता है मैं उस तरीके से करती हूं। आप लोगों को जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब निकालना क्या था WB, बाकी सारा कुछ गिवन था। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में डेल्टा TF पूछा जाए या TF पूछा जाए या MB पूछा जाए या WB पूछा जाए, फॉर्मूला एक ही है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला। बस ध्यान से वैल्यूज पुट कीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर।